नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर किंग। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अबॉर्शन से जुड़े 50 साल पुराने फैसले को पलट दिया है। अदालत ने महिलाओं को 1973 में रो बनाम वेड मामले में मिली अबॉर्शन की कानूनी सुरक्षा खत्म कर दी है। इस फैसले के बाद अमेरिकी समाज की राय हिस्सों में बंट गई है। एक हिस्सा इसके लिए पुरजोर मुखालिफत कर रहा है, दूसरा धड़ा इसे ऐतिहासिक बताते हुए स्वागत कर रहा है। 1973 में रो बनाम वेड फैसले के बाद से अमेरिका में लीगल तरीके से लगभग 5 करोड़ अबॉर्शन किए गए थे। सिर्फ 2020 में ही हर 5 में से एक अमेरिकी महिला ने अबॉर्शन कराया था। वैसे में इस फैसले के पलटने के बाद सवाल महिलाओं की सेहत को लेकर उठ रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि महिलाओं की हेल्थ और रिप्रोडक्शन का फैसला उनके हाथ में नहीं होता है और ये मामला सिर्फ अबॉर्शन से जुड़ा नहीं है, बल्कि महिलाओं की ओवरऑल हेल्थ के लिए जरूरी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सर्विसेज और सेक्स एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। सबसे जरूरी बात यह है कि महिलाओं के लिए अपने शरीर के बारे में डिसीजन लेने और इससे जुड़े कानून की हालत भी पूरी दुनिया में बहुत अलग है। इसमें बर्थ कंट्रोल, सेक्स एजुकेशन और फैमिली प्लानिंग मेथड्स तक पहुंच भी शामिल होती है। किस देश में कौन सी बर्थ कंट्रोल मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं या सेक्स एजुकेशन को लेकर लोग कितना ओपन हैं, ये सब वहाँ की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों पर निर्भर करता है। अब ऐसे में कुछ सवाल हैं जिन्हें पूछना जरूरी हो जाता है। महिलाओं की सेहत को इतना हल्के में आखिर क्यों लिया जाता है? क्या अबॉर्शन जैसा फैसला सिर्फ और सिर्फ एक महिला का नहीं होना चाहिए? सेक्स एजुकेशन को लेकर टैबू आखिर कब तक रहेंगे? चलिए इसी मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं और विशेष पड़ताल भी करेंगे कि भारत में क्या है हालात। और हमारे साथ इस खास डिस्कशन में खास मेहमान भी भाग ले रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पारस हॉस्पिटल के साइकियाट्री कंसल्टेंट डॉक्टर कृति आनंद, डॉक्टर श्रीनिवास गोली, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलिटी एंड सोशल डेमोग्राफी, IIPS मुंबई, डॉक्टर सोनल कुमटा, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड। आप सभी का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। डॉक्टर श्रीनिवास, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि हम यहाँ पूरे दुनिया में अलग अलग देशों में किस तरह से अबॉर्शन को लेकर नियम कानून है और किस तरह से नियम कानून के बदलने पर महिलाओं की हेल्थ पर असर पड़ा है, इन सब पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहती हूं कि आप भारत की स्थिति हमारे सामने रखें। देखिए, इंडिया में अबॉर्शन को लेके जो सवाल है, बेसिकली वी रिस्ट्रिक्टेड द सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस। बेसिकली कोई भी ना आप जो बच्चे का सेक्स को डिटेक्ट करके अगर अबॉर्शन करते हैं, ठीक है ना, उसको लेके बहुत हम लोग एक कठिन निर्णय लिया था 1993 में, बिकॉज वी हैव PNDT एक्ट के थ्रू, ठीक है। और कुछ महीने के बाद, मतलब बच्चे का जो प्रेगनेंसी कुछ स्टेज के बाद, फिर वो तो आप डॉक्टर्स है, उन लोग बता सकते हैं कि उसके बारे में मैं नहीं जाऊंगा कि उसके बारे में भी एक कानूनी है कि जैसे इस महीने के बाद पर्टिकुलरली कि कुछ डेवलपमेंट, फ्यूटस का कुछ डेवलपमेंट के बाद अबॉर्शन का पॉसिबिलिटी नहीं है। बट बेसिकली जो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस वाला जो बात है, वो बेसिकली सेक्स रेशियो का इम्बैलेंस को सही करने का लिए एक रास्ता था कि नहीं इस तरह एलो करेंगे तो कि सेक्स रेशियो का कंटिन्यूसली वो इम्बैलेंस होता रहेगा। तो इस वजह से हमने वो निर्णय लिया। बट if you ask me as a demographer who studying this subject, especially when sex ratio at birth also, ये एक्ट का बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट कुछ ज्यादा नहीं था, जितना हमारा जो सन प्रेफरेंस को कम करने से, एजुकेशन को वुमेन एम्पावरमेंट के थ्रू और वुमेन्स एजुकेशन के थ्रू जितना हम लोगों को जो फायदा हुआ है, उतना फायदा PNDT एक्ट के बाद इतना कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हमने देखा नहीं, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट डेटा। ओके,
सो आज भी इफ यू लुक एट है ना, आज भी अगर हम देखा जाएंगे कि ये सेक्स रेशियो का जो इम्बैलेंसेस है स्टिल इज देयर, यू नो, वो सेक्स कि अभी आइडेंटिफिकेशन के भी। बाद गर्भ की बात हो रही है ना डॉक्टर श्रीनिवास? हाँ हाँ, आप जिस एक्ट की बात कर रहे हैं तो सेक्स डिटेक्शन के बाद या गर्भपात करने सेक्स की। डिटेक्शन, हाँ सेक्स डिटेक्ट करने के बाद जी अबॉर्शन की बात कर रहा हूँ। जी जी, तो इसका तो बिल्कुल कोई खास असर दिखता हुआ नहीं यहाँ पर सामने आ रहा है। या डॉक्टर कृति, आपसे मैं इसी बात को अब आगे ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि एक चीज जो श्रीनिवास जी ने बहुत अच्छी कही है वो यही है कि कहीं ना कहीं जो हम इस मुहिम को लेकर चल रहे हैं ना पूरे देश में, विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, क्या आप मानती हैं कि गर्भपात जैसा मुद्दा उसके आड़े आता है, कहीं ना कहीं इस पूरी मुहिम को रोकता है? यस, ऑब्वियसली अगर हम सोच रहे हैं कि हाँ एक तरफ से हमें औरत को शक्ति देनी चाहिए, तो ये हमारे बस में होना चाहिए हाउ टू कंट्रोल आवर ओन फर्टिलिटी। मतलब हम अब चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ये हमारी मर्जी पे होना चाहिए, rather देन गवर्नमेंट कोई रूल्स रेगुलेशंस बनाए और हम उसके अगेंस्ट जाकर उसको इलीगल तरीके से करें, दैट इज रॉन्ग। सो यस, फीमेल एम्पावरमेंट के आगे आती है अगर ऐसा कोई रूल गवर्नमेंट बना रही है बिना लोगों की सहमति से, बिना औरतों की सहमति से, तो इट इज वेरी सैड स्टेट कि ये रूल आया है। एंड मतलब इंडिया में भी चलो ये रूल है, बट वो अलग तरीके से है। जहां तक यूएस अभी जो एकदम ही इलीगल कर दिया है कि आप फर्टिलिटी के बाद बहुत सारे स्टेट्स हैं कि आप कर ही नहीं सकते हो अबॉर्शन, तो दैट इज अ रॉन्ग पार्ट। अगर एक फीमेल चाहती है, अगर वो नहीं कंटिन्यू करना चाहती है फॉर एनी रीजन, चाहे अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है, चाहे कोई भी रीजन है, अगर वो फीमेल नहीं कंटिन्यू करना चाहती है तो वो उनकी मतलब इच्छा के अनुसार होनी चाहिए, rather than कोई गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर श्रीनिवास, जिस नियम कानून और एक्ट की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या आपको लगता नहीं है कि समय काफी बदल गया है? ये उस समाज की बात है जहाँ पर कहीं ना कहीं लोग बेटियां पसंद नहीं करते थे, उनको बोझ माना जाता था, जिस भी तरह की मानसिकता थी जो कि बहुत पिछड़ी हुई मानसिकता थी, क्या वक्त नहीं आ गया है कि इसमें बदलाव लाया जाए और किसी तरह से इसे खत्म किया जाए? क्योंकि अब समाज बदल रहा है, सोच बदल रही है, महिलाओं के पास आगे आने के तमाम विकल्प मौजूद हैं। ये सही है कि समय बदल रहा है, बट लेकिन आप इंडिकेटर्स देखेंगे ना कि कुछ इंडिकेटर में, जैसा अभी फॉर एग्जांपल बताते हैं कि बच्चों को जैसा एजुकेशन देने का बात आ रहा है, इम्यूनाइजेशन करवाने की बात आ रहा है, वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। जितना लड़का लोगों को एजुकेशन देने की बात हो रहा है, उतना लड़की लोगों को भी देने का वहां पे इम्प्रूवमेंट आई है। जितना लड़का लोगों को इम्यूनाइजेशन करवाने का होता, वहां पे भी जेंडर डिफरेंसेस कम हो रहा है, जितना लड़कियों को भी इम्यूनाइजेशन करवा रहा है। बट बात ये है कि जब आपको एक ही बच्चा करना है, ठीक है ना, जिन कपल में जिसको एक ही बच्चा करना है, बट वो बच्चा कौन होगा, या लड़का होगा लड़की होगा, स्पेशली जिन स्टेट्स में जहां पे अभी भी जो पेट्रियार्कली, जहां पे डाउरी स्टिल प्रिवेलेंट है, और जहां पे मेल का जो सोशल सिक्योरिटी, क्योंकि इंडिया में क्या है ना, आपका मैरिज सिस्टम देखिए 90% वीमेन माइग्रेट आफ्टर मैरिज, ठीक है। तो जब जो ओल्ड एज सिक्योरिटी की बात आता है, इंडिया में अभी भी लिविंग अरेंजमेंट बाहर की तरह नहीं है ना, कि जो ओल्ड पेरेंट्स है उन लोग 70-80 के बाद उन लोग ओल्ड एज होम में जाके रह रहे हैं। अभी भी इंडियन पेरेंट्स उस चीज को इवन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो अभी भी अपना सन और अपने बच्चों के साथ ही रहना चाहता है। तो उस तरह सिचुएशन में जहाँ पे विमेन अभी भी एजुकेटेड होने के बाद, एम्प्लॉयमेंट में होने के बाद, शी हैज टू माइग्रेट टू अदर हाउस होल्ड, है ना। तो तब फिर जो अल्टीमेटली जो पेरेंट्स की डिपेंडेंसी है वो सन के ऊपर ही आ रहा है ना। तो वो जब तक वो रहेगा, ठीक है ना, आप जब तक वो मैरिज सिस्टम में, यूनियन फॉर्मेशन में जो डिफरेंसेस है वो रहेगा, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, व्हाट आई टेल इज दैट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ डॉटर, जब तक अगर वो नहीं इंप्रूव होगा हाउस होल्ड के अंदर, हाँ, चाहे प्रॉपर्टी राइट्स भी आ गया है, बट स्टिल कितना अच्छे से इंप्लीमेंट हो रहा है उसका देखिए।
आप वो कहने की अभी कोशिश भी कर रहे वहां हैं कि पे एक मानसिकता को बदलने की जरूरत है, माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत है। डॉक्टर सोनल, अब थोड़ा सा हेल्थ एस्पेक्ट पर फोकस करना चाहूंगी मैं। अनसेफ अबॉर्शन ऐसा भी कुछ होता है भारत में? इसको लेकर नियम कानून क्या है और किस हद तक इसने इम्पैक्ट किया है महिलाओं की सेहत पर? यहाँ पे कुछ तकनीकी दिक्कत हमें आती हुई दिखाई दे रही है डॉक्टर सोनल की तरफ से। ये सवाल मैं उनके पास वापस लेके जाऊंगी, लेकिन इस बीच डॉक्टर कृति, डॉक्टर श्रीनिवास की बात को ही आगे ले जाते हुए, क्या आपके पास इस तरह की महिलाएं आती हैं जो कहीं ना कहीं गर्भपात से गुजरी हो, इस तरह की घटना से अपने निजी जीवन में गुजरी हो और उसके बाद उससे उबर पाना उनके लिए काफ़ी दिक्कत भरा रहा है? क्योंकि हम यहाँ पर केवल एक लड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, हमारे समाज में महिलाओं को कई पैमाने पे बहुत सारी लड़ाई करनी पड़ती है। जेंडर बायसेस हो, इनइक्वल पे हो, तमाम तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर जिसके लिए हमेशा हल्ला मचाना पड़ता है, शोर करना पड़ता है, लड़ाई करनी पड़ती है। आपका अनुभव एक साइकियाट्रिस्ट के तौर पर कैसा रहा है? ऑब्वियसली मेल्स से कंपेयर्ड में फीमेल्स जो है वो ज्यादा साइकेट्रिकली इल होती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ मेजर लाइफस्टाइल जो उनके मतलब आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब शादी होती है, घर बदलता है, एडजस्टमेंट इश्यूज जो आते हैं प्रेगनेंसी के दौरान या बाद में चाइल्ड बर्थ में, जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो स्ट्रेस इश्यूज आते हैं, और बाद में मेनोपॉजल एज ग्रुप में, तो एक औरत को बहुत चीजों से गुजरना पड़ता है अपने पूरे लाइफस्टाइल में, जितना एक एज कंपेयर्ड मेल्स को उतना नहीं गुजरना पड़ता है। स्पेशली बहुत पेशेंट्स आते हैं जिनमें एडजस्टमेंट इश्यूज होती है शादी के बाद। अचानक से पूरा परिवार अगर आप छोड़ के जाते हैं, सारा कुछ, चाहे आप जितने भी इंडिपेंडेंट हैं, आप जितने भी पढ़े हुए हैं, देयर इज अ वेरी शिफ्ट ऑफ, अचानक से देयर इज अ शिफ्ट ऑफ एनवायरनमेंट, देयर इज शिफ्ट ऑफ एवरीथिंग, हाउ यू हैव टू बिहेव। तो उसकी वजह से बहुत साइकेट्रिक इश्यूज आने लग जाते हैं, डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स या एंजाइटी जैसे सिम्टम्स आने लग जाते हैं। बहुत कॉमनली आई हैव सीन पेशेंट्स जिनमें चाइल्ड बर्थ को लेकर बहुत इश्यूज आने लग गए, इन लॉज का कभी कभार प्रेशर होना। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हाँ, एक बच्चा चाहिए, अगर एक बच्चा आपको लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, आप वो सोचने लग जाते हो कि हमारे बिजनेस को कौन ध्यान रखेगा बाद में, या हमारा नाम कौन आगे लेकर जाएगा फॉर इंस्टेंस। सो ये सारी चीजें, इन लॉज की तरफ से प्रेशर होना एक औरत के लिए इट इज वेरी वेरी स्ट्रेसफुल। एंड आई थिंक कि a woman only carries this year after year or generation after generation. I've seen women only asking कि हमारा बच्चा जो है वो लड़का होना चाहिए, और या तो हमें लड़का चाहिए इसलिए हमारे इन लॉज हमें प्रेशर डाल रहे हैं, या बच्चा नहीं हो रहा इसलिए हमें प्रेशर डाल रहे हैं, या हम अभी नहीं चाहते बच्चा करना, हम चाहते हैं कि हम अनप्लान प्रेगनेंसी है, 1 साल के अंदर अंदर हो गया है, वी वांटेड टू गिव सम मोर टाइम, हम 3-4 साल और रुक के करना चाहते हैं, बट समटाइम्स दैट इज नॉट इन फीमेल्स control. Even her pregnancy, her childbirth, what gender she wants later on is not under her control. It's all according to maybe the in-laws or maybe the husband. आगे जॉब करनी है नहीं करनी है, आगे कैसे, अगर बच्चा पैदा यहाँ हुआ पर है महिलाओं तो पर बच्चे फोड़ना सही नहीं रहेगा, और गर्भपात पर नियम कानून लाने के बजाय बेहतर ये है कि आप सेफ सेक्स को लेकर एजुकेट कीजिए लोगों को। मेरे ख्याल से एक कवायद यहाँ पर शुरू की जानी चाहिए। डॉक्टर सोनल, जो मैंने सवाल आपसे पूछा था अनसेफ अबॉर्शन के हेल्थ रिस्क, जरा समझाएं हमें। डॉक्टर सोनल, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, शायद ये हमें सुन नहीं पा रही हैं। जी जी जी, डॉक्टर श्रीनिवास बोलिए। देखिए, 2 चीज यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट है। मैं अनसेफ अबॉर्शन जाने से पहले, ये अनवांटेड अबॉर्शंस जो है ना, 2 तरीके से होता है। वो बिकॉज वो उस समय बच्चा नहीं चाहता है, बट कॉन्ट्रासेप्शन फेल्यूर हो गया या कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज किया, वो प्रेग्नेंट हो गया, ठीक है, वो एक तरह अनवांटेडनेस है। दूसरी तरह एक अनवांटेडनेस है जो बच्चा चाहिए बट मेल चाहिए था, फीमेल नहीं चाहिए, या फीमेल चाहिए था मेल नहीं चाहिए था। ऐसा जो 2 तरीके से अनवांटेड, बच्चा ही नहीं चाहिए। और एक तो कंप्लीट एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी है, जहां पे कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना भूल गया, यूज किया, कॉन्ट्रासेप्शन की फेल्यूर हो गया।
ठीक है ना। तो ये हर तरह की चीजों को हम डिफरेंटली डील करना है, ठीक है ना। और ये सब चीज के लिए आप जो बोल रहे हैं ना, सेक्स एजुकेशन एंड क्वालिटी कॉन्ट्रासेप्टिव सप्लाई और उसकी अराउंड जो स्टिग्मा है उसको रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल आप देखिए जितने भी जो यंग एडोलेसेंट अनमैरिड पीपल, उसमें ऐसा नहीं है कि वो कंट्रासेप्शन नहीं यूज कर रहा है, बट वो अनसेफ कंडीशंस में यूज कर रहा है। कभी कभी एक्सेस नहीं हो रहा है, इमरजेंसी पिल्स यूज कर रहा है। इमरजेंसी पिल्स की वजह से भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स भी है जो अदर स्पीकर और अच्छे से बता सकते हैं। जहां पे अनसेफ अबॉर्शंस है, अनसेफ अबॉर्शन का ये है मतलब कि बेसिकली इन कंडीशन जो प्रॉपर मेडिकल एनवायरनमेंट में जो अबॉर्शन होना है वो नहीं हो रहा। जब इलीगल अगर जब आप सेक्सुअलिटी अबॉर्शन कर रहे हैं वो अलाउड नहीं है, तो फिर वो दे डू इट सीक्रेटली। जब सीक्रेटली करने जा रहा है जो उसके, तो वहां पे एक प्रॉपर मेडिकल एनवायरनमेंट जो प्रोवाइड करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर ये कह रहे थे क्योंकि बुनियादी तौर पर हमें एक स्ट्रीमलाइन एजुकेशन की ज़रूरत है। डॉक्टर सोनल, मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप मुझे सुन पा रही हैं और जवाब भी दे पाएंगी। तमाम हेल्थ रिस्क जो है वो डॉक्टर श्रीनिवास ने यहाँ पर गिना तो दिए हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए आप हमको समझाएं कि हमारे देश में फिलहाल गर्भपात की स्थिति क्या है, ताज़ा हालत क्या है यहाँ पर। क्या ये लीगल इलीगल किस कैटेगरी में आता है, और अगर गर्भपात की अनुमति है तो किस किस केसेस में, किस किस सिनेरियो में है? राइट, धन्यवाद मुझे इस पैनल में बुलाने के लिए। शुरुआत से शुरू करती हूँ। अपने देश में, इंडिया में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में आया, जिस एक्ट की वजह से एक औरत को ये चॉइस मिल गया कि वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना चाहती है या उसे नहीं कंटिन्यू कर सकती है। तो ये जो एक्ट है वो अपने देश में 1971 से आया है, और उस हिसाब से मैं बताऊंगी कि अपना देश बहुत ही, दुनिया के हिसाब से बहुत ही प्रोग्रेसिव है। इसके बाद 2003 में एक और इस एक्ट को बढ़ाया गया, और उसमें जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के जो टैबलेट्स है वो भी इंक्लूड किए। सो एडवांटेज क्या होता है कि अगर ये टैबलेट्स कोई लेना चाहे तो ऑफ कोर्स उनको डॉक्टर के पास, हमारे पास आके प्रिस्क्रिप्शन लेके चेकअप करवा के ही मिलते हैं, मगर ये टैबलेट्स की वजह से वो अपने घर में ये टैबलेट्स ले सकती है और एज ए रिजल्ट वो अबॉर्शन कर सकती है, और हम सोनोग्राफी करके कंफर्म करते हैं कि सब बढ़िया, सब ठीक हो गया है ना। हाल ही 2021 में इस एक्ट को और स्ट्रेंथ मिल गई है, और इसमें जो कुछ रूल्स है वो और बढ़ाए गए हैं और ज्यादा चॉइस दिया गया है। डिफरेंस ये है कि इनिशियली एक प्रेग्नेंट, एक मैरिड वुमन को टर्मिनेशन करने का राइट था। अभी इस एक्ट के जरिए अनमैरिड या सिंगल कोई है और जो टर्मिनेशन करना चाहते उनका भी ये राइट हो गया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कभी कभी सोनोग्राफी के जरिए या कोई और टेस्ट के जरिए हमें लेट पता चलता है कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम्स है या बच्चे में कुछ अनोमलीज है, और फिर 20 वीक्स के बाद, 5 महीने के बाद अबॉर्शन पहले जो लीगल नहीं था, अभी अगर कोई एबनॉर्मैलिटी, कोई प्रॉपर वजह अगर मिल गई जो डॉक्टर सर्टिफाई करता है, तो 24 वीक्स तक भी हम ये अबॉर्शंस कर सकते हैं। और उसके बाद अगर कोई वजह है, जैसे कि बच्चा बिल्कुल अच्छी जिंदगी नहीं जी सकेगा, इस तरह का कोई कंडीशन है, तो एक मेडिकल बोर्ड रहता है, और उस मेडिकल बोर्ड में ये केस आप दाखिल कर सकते हैं या कोर्ट में भी दाखिल कर सकते हैं, और आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अबॉर्शन के लिए। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अपने देश में ये लॉफुल है, मतलब ये अलाउड है, मगर फिर भी हेल्थ केयर एक्सेस सब जगह पे अवेलेबल नहीं है। जैसे कि मैं बॉम्बे, मुंबई सिटी में प्रैक्टिस करती हूँ और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, मगर अगर छोटे गांव में जाइए या अगर कोई पेरिफेरी में जाइए तो इतने अच्छी तरह से अबॉर्शन सर्विसेज सबको अवेलेबल नहीं होती, और प्रॉब्लम यही आता है कि फिर
वो औरत कोई इलीगल जगह जाके या कोई और दूसरे जगह जाके ये सर्विसेज लेना चाहते हैं। बहुत खूबसूरती से आपने समझाया कि भारत में फिलहाल स्थिति क्या है। एक चीज़ जो मुझे समझनी है, जो 2021 में बदलाव आए हैं, क्या उसके तहत कोई भी महिला बिना किसी के अप्रूवल के या बिना किसी प्रेशर के गर्भपात करवा सकती है? क्या ये उसका खुद का निजी निर्णय हो सकता है? क्या इस बात का ध्यान रखा गया है भारत में? Yes, the abortion right is directly with the woman. जो अबॉर्शन के लिए लीगल फॉर्म हम साइन लेते हैं पेशेंट से, उस फॉर्म पे सिर्फ और सिर्फ उस महिला का हस्ताक्षर जरूरी होता है और किसी के सिग्नेचर्स की या किसी के परमिशंस की जरूरत नहीं होती है फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. इट इज सोनली द राइट ऑफ द वुमन एंड ये ऑल द टाइम ये देखा जाता है. इनफैक्ट उस औरत की आइडेंटिटी या उस औरत का नाम, पता, ये भी हमें किसी को भी डिस्क्लोज करने का अधिकार नहीं रहता है. तो उसकी प्राइवेसी, उसकी सीक्रेसी, उसके कंप्लीट राइट्स का इस लॉ के जरिए देखभाल किया गया है. सोनल, यूएस के मुकाबले अगर हम देखें तो भारत काफ़ी प्रोग्रेसिव है अपने अबॉर्शंस को लेकर नियम कानून के तहत. लेकिन जो WHO की भी रिपोर्ट कहती है, डॉक्टर सोनल, देखिए, विकासशील देशों में लगभग 97% अबॉर्शंस होते हैं. ऐसा क्या है कि ये डेवलप्ड नेशंस में इस तरह की मानसिकता है? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाई. यानी इतने ज्यादा अबॉर्शंस क्यों हो रहे हैं, ये क्वेश्चन है. डेवलप्ड नेशंस में इसके खिलाफ क्यों नियम कानून बनाए जा रहे हैं? अभी ये तो मेरे लिए जवाब देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर. डॉक्टर कृति, बिल्कुल, डॉक्टर कृति के पास ये सवाल लेके मैं जाऊंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं डेवलप्ड नेशंस को तो हम अपने से कहीं ज्यादा बेहतर समझते हैं हर लिहाज से, हर पैमाने में. डॉक्टर कृति, तो ये मानसिकता में इतना बड़ा बदलाव और इतना बड़ा शिफ्ट क्यों? मुझे लगता है कि डेवलपिंग नेशन, हम लोग एज अ पर्सन, मतलब एज अ गवर्नमेंट पॉलिसी, वी वांट कि हम ज्यादा पॉपुलेशन को हम कम कर सके. अगर एक्चुअली अनवांटेड प्रेगनेंसीज है, तो अगर फर्टिलिटी हो रही है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि अगर एक फीमेल नहीं चाहती है उसको कंटिन्यू करने के लिए, तो एक फीमेल का अधिकार होना चाहिए कि वो उसको टर्मिनेट कर सके. बट मे बी वी डू नॉट नो अबाउट यूएस पॉलिसीज एज डॉक्टर्स, बट मे बी उनका पॉपुलेशन के लिए कोई ऐसे रूल्स रेगुलेशंस होंगे, या इलीगल अबॉर्शंस को बंद करने के लिए ये रूल्स बनाए गए होंगे. तो यूएस का हमें नहीं पता, बट यस, एज डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज डूइंग रियली ग्रेट इन ऑल दिस. मतलब इंडिया के रूल्स रेगुलेशंस आज के डेट में यूएस से बेहतर है, मैं कह सकती हूँ. डॉक्टर श्रीनिवास कुछ कहना चाहते हैं? जी सर. यूएस का और अदर डेवलप्ड कंट्रीज का जो क्वेश्चन है जी, if you look at all the developed countries including US, 60-70% of the birth is outside marriage. Okay, और US is one of the highest adolescent pregnancies in the world. Okay, so जो freedom के साथ साथ वहाँ पे जो especially school going kids और जो college going kids में जो adolescent pregnancy का high prevalence है, जहाँ पे वो अगर basically they worried about like their health conditions. Okay, but the women's rights is more important. If you ask me my personal opinion, women's rights is more important than but giving a choice, giving a freedom of choice to decide is more important than the controlling through the law. But वहाँ पे क्यों ऐसा है? The reason is that there is high adolescent pregnancies and risky sexual behavior और जो आउटसाइड मैरिज का जो जैसा इंडिया में क्यों नहीं है डेवलपिंग कंट्रीज. बेसिकली इंडिया में इफ यू लुक एट दैट, लाइक कुछ तो हम लोग अबॉर्शन का अच्छे स्टैटिस्टिक्स पहले तो नहीं है इंडिया में. वी डोंट हैव एनी अबॉर्शन स्टैटिस्टिक्स इन रिलायबल अबॉर्शन स्टडी. एक सर्वे हुआ था हमारे इंस्टीट्यूट में, वो अभी भी ऑफिशियली डेटा रिलीज नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस. बट वो इंडिया में पहले तो एक ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स की बात है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैपेंस in illegal conditions or outside medical like proper medical environment. That's why unsafe abortion का जब आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ना,
कि वो बहुत इंपॉर्टेंट। मैं पंजाब का एग्जांपल देता हूँ। जी। पंजाब इतना डेवलप्ड स्टेट है, इतना इकोनॉमिकली एजुकेशनली डेवलप्ड स्टेट है, वहां पे मेटरनल मोर्टालिटी लास्ट 2-3 इयर्स में इंक्रीज हो गई है। ओके, लास्ट 2-3 इयर्स में मेटरनल मोर्टालिटी इंक्रीज हुआ। क्यों? इतना बड़ा डेवलप्ड स्टेट में क्यों मेटरनल मोर्टालिटी इंक्रीज हुआ? क्या रीजन हो सकता है? दैट इज बिकॉज अनसेफ अबॉर्शंस। ओके, बट उसकी मेटरनल मोर्टालिटी तो हम एस्टिमेट कर पाए, मेरा पेपर अभी पब्लिश होगा वो प्लस लेवल, बट लेकिन अबॉर्शन को कैसा करेंगे हम? बिकॉज इट ऑल हैपनिंग इन इलीगल कंडीशन। बट डेवलप्ड कंट्रीज के कंसर्न्स अलग है, बिकॉज उनका एडोलेसेंट। नहीं, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सोशल स्टिग्मा तो अभी भी मौजूद है, जिस पर हमें काम करने की जरूरत है। तारीफ करने लायक बात है कि भारत कम से कम मामले में काफी प्रोग्रेसिव है, लेकिन ऐसे कई सारी बातें हैं जहां पर अभी भी हम काफी पिछड़ी हुई सोच रखते हैं। सेक्स एजुकेशन उसमें से एक बहुत बड़ा मुद्दा है। डॉक्टर कृति, कैसे इसको हमें सुलझाना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए? सबसे पहली चीज, सेक्स को एक टैबू की तरह ट्रीट किया जाता है जो वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं है। सो इलीगल अबॉर्शंस जैसी चीजें या अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, एडोलेसेंट प्रेगनेंसीज इंडिया में भी बहुत ज्यादा है जो रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया जा सकता है। अबॉर्शंस का हम रिकॉर्ड नहीं मेंटेन कर रहे हैं। बट सेक्स एजुकेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, एज पेरेंट्स हमें समझना पड़ेगा कि हमें हर बच्चे को, जब वो एडोलेसेंट एज ग्रुप में जाते हैं, तो हमें उनको समझाना चाहिए, हमें उनको एजुकेट करना चाहिए मेंस्ट्रुएशन के बारे, प्रेगनेंसीज के बारे, और जिसको अब्यूज के बारे, कि सेफ और अनसेफ टच क्या होता है। छोटी छोटी चीजें हमें अपने बच्चों को बतानी चाहिए कि क्या क्या हो सकता है, और सेक्स किस तरीके से किया जाता है, और प्रोटेक्शन किस तरीके से आप ले सकते हैं। ये चीजों को इंडिया में बहुत ही गलत तरीके से लिया जाता है। पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ सेक्स के बारे डिस्कस नहीं करते, या रेप के बारे या अब्यूज के बारे में डिस्कस करते। वो अपने बच्चे को, जब भी बच्चे के पास कोई क्वेरी होती है इस तरीके की, तो वो उनको चुप कराने की कोशिश करते हैं। एंड रादर बच्चे ऑब्वियसली क्यूरोसिटी से की वजह से या तो वो इंटरनेट का यूज करते हैं, या गूगल का यूज करते हैं, या वीडियोस का यूज करते हैं, यूट्यूब का यूज करते हैं, या तो वो अपने फ्रेंड्स से गलत नॉलेज गेन करते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स कि अगर आप नहीं अपने बच्चों को नॉलेज दे पा रहे हो सेक्स के बारे, अगर आप इतने ओपन नहीं हो, या आपको अच्छे से नॉलेज नहीं है, अगर आप सेक्स एजुकेशन नहीं दे पा रहे हो, तो या तो आप प्रोफेशनल के पास जाओ, गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप जा सकते हो, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जा सकते हो, या आजकल बहुत सारे स्कूल्स ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले लिया है। वो बस रेगुलराइज होना जरूरी है। बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, but that needs to be regularized. बिल्कुल। तो कुल मिला के भारत में गर्भपात को लेकर जो नियम कानून है वो काफी प्रोग्रेसिव दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा महिला सशक्तिकरण की राह पे जो भारत निकल चुका है ना, वहाँ पर कई सारे रोड़े हैं जिनको एड्रेस करना ज्यादा जरूरी है। और जहाँ तक बात गर्भपात की है, इसके अलावा हमें ध्यान देना चाहिए कि सेक्स एजुकेशन, अवेयरनेस और जो इससे जुड़ा हुआ स्टिग्मा है उस पर काम करने की ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए, और कंज्यूमर इज किंग के आज के एपिसोड में मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।